नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल AVS स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आप सबके साथ चर्चा करूंगा और यह विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा कि आयोग इस परीक्षा में कहां से और कैसे प्रश्न बनाता है, अब पिछले वर्षों में बनाया है और आगे भी बना सकता है। दोस्तों, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन हमें उस परीक्षा के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। इसलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए हम इतिहास खंड के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से अपनी इस कक्षा को प्रारंभ कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारी आज के क्लास का पहला प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। विकल्प दिया हुआ है सराय नाहर राय से, महदहा से, लखैया से, चौपानी मांडू से। साथियों, ये सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2013 के मुख्य परीक्षा में, जो कि ये सवाल विवादास्पद रहा था क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं और वो दोनों ऑप्शन हैं ए और बी। सराय नाहर राय से और महदहा से दोनों ही जगह से मध्यपाषाण काल में जो है कि हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर इस प्रश्न के बारे में और जानकारी लेना चाहें तो वो ये है कि मध्यपाषाण कालीन स्थल महदहा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित है और सराय नाहर भी जो है कि प्रतापगढ़ में ही स्थित है। दोनों ही जगहों से जो है कि मध्यपाषाण काल में हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने जो है कि महदहा को 3 भागों में बांटा गया था। अध्ययन जब कर रहे थे उस क्षेत्र का, तो बूचड़ खाना संकुल क्षेत्र जो था वहाँ से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण प्राप्त हुए हैं। किनको? जी.आर. शर्मा जी को। और जयनारायण पांडे द्वारा लिखित जो किताब है पुरातत्व विमर्श, इसमें इन्होंने बताया है कि महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा, कौन कौन स्थान? महदहा, सराय नाहर राय तथा दमदमा, जो कि तीनों ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में मध्यपाषाण काल के ये जो है कि वो हैं क्षेत्र हैं। और तीनों ही जगहों से इन्होंने बताया है, जयनारायण पांडे ने, कि तीनों ही जगहों से हड्डी के निर्मित आभूषण जो है कि हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से इस सवाल में जो है कि ए और बी, अगर दमदमा दिया रहता तो वो भी सही रहता, लेकिन सराय नाहर राय और महदहा दिया है तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं। इसलिए इस सवाल को उस समय आयोग ने गलत ठहरा दिया था और इसका उत्तर दोनों होगा, सराय नाहर राय और महदहा। इसी कड़ी में दोस्तों, हमारे आज के कक्षा का जो अगला सवाल है वो ये है आप सबके सामने कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन और कारण का सवाल है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब देखिए, अभिकथन स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। प्रव्रजन मतलब कि विस्थापन, माइग्रेशन किया। और कारण क्या बता रहा है? कारण बता रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो अब इसका विकल्प देख लीजिए आप लोग। विकल्प ए है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला विकल्प है जो कि यहाँ पे कट गया है, विकल्प, रुकिए, हाँ देखिए, अगला विकल्प है आपका, एक मिनट शायद कुछ गड़बड़ी हो गई है।
इस सवाल में जो है कि वो भूल हो गई है, विकल्प एक ही दिया है। आगे के दोनों विकल्प मैं आपको जुबानी बोल देता हूँ। दूसरा विकल्प ये है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जैसा कि कॉमन सी बात है कथन कारण के सवालों में, ये दो ऑप्शन रहते हैं। एक ये रहता है कि कथन कारण की पुष्टि कर रहा है, और ये क्या रहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं बट पुष्टि नहीं कर रहा है, मतलब कारण कथन की पुष्टि नहीं कर रहा है। और दूसरा है, तीसरा विकल्प है कि ए सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन कारण गलत है, मतलब अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। और डी वाला विकल्प है कि ए गलत है, मतलब अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो साथियों, इस सवाल का उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। मतलब विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में जो गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, अपना स्थानांतरित होकर के आए गंगा घाटी की तरफ, तो उसका मेन कारण था जलवायु परिवर्तन। इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, मतलब कि वो उष्णता बढ़ गई थी, जिस वजह से ये लोग गंगा घाटी की तरफ बढ़ के आए। जहाँ भी थे वहाँ जो है कि उष्णता बढ़ गई थी, शुष्कता बढ़ गई थी, तो इस वजह से ये लोग जो है कि गंगा घाटी की तरफ आए। तो साथियों, अगले चलते हैं। ये रहा आपका सवाल नंबर 2। अब यहाँ पे 4 आ गया है गलती से, जबकि होना चाहिए था 3। तो 3 आगे है, अभी हम आप लोगों को करा देते हैं, लेकिन पहले चौथा ही देख लीजिए, क्योंकि जिस चैप्टर से जैसे सवाल पूछे गए हैं वैसे घटना चक्र ने अपनी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन निकाला है। हम वहीं से प्रश्न उठाए हैं और वहीं से प्रश्नों को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उसकी व्याख्या बता रहे हैं। अब जिसे देखिए, तीसरे के बजाय डायरेक्ट चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, ये सवालों के स्तर में अगर देखा जाए तो बहुत कठिनतम स्तर का ये सवाल है, क्योंकि यहाँ तो लोकेशन याद करना ही बड़ी बात होती है कि कौन सा स्थल किस काल का है। अक्सर पाषाण काल में जो है कि यहीं से सवाल बनते हैं कि कौन सा स्थल पाषाण काल के किस काल का है। मतलब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें से पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने, भूतत्ववेत्ताओं ने अपना बांटा हुआ है। तो उसमें ये भी याद करना मुश्किल आता है कि कौन सा स्थल किस काल का है और वहाँ से कौन सी विशेष चीज़ मिली हुई है। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कदम और आगे, कठिनता का एक स्तर और आगे बढ़ाते हुए एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि कौन सा स्थल जो है कि अब इनका क्रम, इनका आप साइड बताइए कि किधर से किधर की तरफ कौन सा अवस्थित है। देखिए, पश्चिम से पूर्व का क्रम इनका पूछ लिया है, और इसमें पहला इन्होंने नाम दिया है पैसरा का, दूसरा लेखैया का, तीसरा बीरभानपुर का और चौथा महदहा का। अभी आप लोगों ने पहले देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि क्यों PYQ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, पूछा गया है आपके किस वर्ष में पूछा गया है। ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के 2021 में। और अभी आप लोगों ने देखा था एक सवाल हम जब कराए थे, पहला ही सवाल, तो उसमें पूछा था कि मध्यपाषाण काल में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो हड्डी के उपकरण में वैसे वहाँ तो नाम नहीं था, हाँ सॉरी, नाम था, हमें लगा दमदमा है। महदहा का देखिए नाम था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि चौथा जो महदहा है ये प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश के। और बीरभानपुर भी आपको सुन के लग रहा होगा, कहीं कहीं आपने सुना भी होगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते वक्त। तो ये आपके पड़ता है बीरभानपुर, पश्चिम बंगाल में। तो अब अगर आपको भारत का मैप आपके लोकेशन में होगा, आपकी निगाह में होगा, तो वहाँ आप आइडिया लगाएंगे तो कुछ आप समझ पाएंगे कि कौन पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व क्रम, मतलब कि जैसे अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र हो और बंगाल का जिक्र हो, तो उत्तर प्रदेश के तरफ से आपको पश्चिम बंगाल की तरफ जाना है, वैसे ऑर्डर में लगाना है। तो पैसरा और लेखैया का भी जिक्र अगर आप पढ़ेंगे जब पाषाण काल को, तो लेखैया का भी जिक्र आएगा कि लेखैया कहाँ है। तो आपका जो इसको हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि कौन कैसे है, किधर से किधर। तो इसमें भौगोलिक दृष्टि से जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, तो महदहा हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में पड़ता है। लेखैया जो है ये उत्तर प्रदेश के जो है कि मिर्ज़ापुर ज़िले में है। कहाँ है? मिर्ज़ापुर ज़िले में है लेखैया।
और पैसरा जो है, ये पैसरा पड़ता है आपके बिहार में, और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, हमने आपको बताया ही। तो अब आप इसमें जो है कि देखिए कितना करीब का दे दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 2 जगहों का दिया है, तो दोनों में आपको देखना है कौन पश्चिम में है कौन पूरब में है, मतलब एक दूसरे के पश्चिम पूरब में कौन सी लोकेशन है। मतलब मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़, इनमें आपको उत्तर प्रदेश का मैप जब आप देखेंगे बहुत गहराई से जा कर के एटलस को, तब उसमें आप कैटेगराइज कर पाएंगे कि मिर्ज़ापुर पूरब में है या जो है कि आपका ये प्रतापगढ़ पूरब में है। तो इसका जो विकल्प सही माना गया है, आप देख लीजिए, इसका विकल्प माना गया है सही सी सही माना गया है। तो सी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सी है आपका चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। चौथा स्थान मतलब महदहा मतलब कि प्रतापगढ़ सबसे पश्चिम में पड़ेगा। इन चारों स्थानों में महदहा जो प्रतापगढ़ में है, ये सबसे पश्चिम में है। उसके बाद है आपका 4 के बाद है 2। अब 2 देखिए, दूसरा है आपका लेखैया जो कि मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश में ही है। वैसे अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो बहुत ध्यान से, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल भी जिसने अच्छे से तैयार किया होगा वो अटेम्प्ट कर लेगा इस सवाल को, क्योंकि 2 इसमें से स्थान जो है उत्तर प्रदेश के दे दिए हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ने के दौरान आप इतिहास को अच्छे से, उत्तर प्रदेश के इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उत्तर देखिए, महदहा के बाद आपका लेखैया पड़ेगा। जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो महदहा सबसे पश्चिम में, फिर उसके बाद अपेक्षाकृत उसके पश्चिम में, उसके पूरब में पड़ेगा आपका लेखैया जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है। फिर आपका बिहार का एक स्थान जो है पैसरा, बिहार पड़ेगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, जब आप भारत के मैप में देखोगे तो बिहार के पूरब में आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल। तो बिहार के बाद आपका बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का स्थान कौन सा है? बीरभानपुर स्थान का नाम दिया है, तो ये पड़ेगा। ये मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं सब, ये भी याद रखिएगा। ये बड़ी बात नहीं है कि इनका आपने पश्चिम से पूरब क्रम याद कर लिया। अब अगली बार घुमा के हो सकता है यही पूछ दे, इन्हीं का नाम दे दे और इनमें से पूछ दे कि कौन मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है, या कैसे भी करके। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि ये मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं और इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है, जिनमें आपने देखा महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में, लेखैया भी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में है, पैसरा बिहार में है, और बीरभानपुर जो है कि पश्चिम बंगाल में है। तो अब आप खुद देखिए, महदहा सबसे पश्चिम में, उसके बाद आपका लेखैया आपका मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ये है। उसके बाद आपका पैसरा है, फिर आपका बीरभानपुर, मतलब कि चौथे के बाद आपका दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद तीसरा। तो देखिए, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, इस तरह से विकल्प सी। चलिए, इस सवाल पे हम लोगों ने बहुत बहस किया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, ये रहा आपका मध्य पाषाण काल, और मतलब पाषाण काल के चैप्टर से अब तक जितने पेपर हुए हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा, और इसमें उत्तराखंड के भी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सवालों को दिया गया है। तो इतने सवाल थे। अब इसमें से एक सवाल और है जो कि हमारे स्लाइड में नीचे है PDF में, उसको भी देख लेते हैं। इसी चैप्टर का है, ये देखिए, ये रहा, ये सबसे लास्ट के एक पहले का है। ये है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, उत्तराखंड का पूछा गया है। देखिए, उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा के 2007 में ये पूछा गया सवाल है। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ जो उदाहरण मिलता है, इसमें जो विकल्प दिया गया है, अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती। और प्रागैतिहासिक चित्रकला पूछा, तो इसमें जो अगर एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा सा भी ढंग से अध्ययन किया हुआ विद्यार्थी रहेगा तो वो नो डाउट बिना आँख मूंदे भीमबेटका को टिक करके चलाएगा और सही हो जाएगा उसका। अब इसकी व्याख्या अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सुनिए। इसमें जो है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शिलाश्रय तथा गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण मिलते हैं वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका एक शिलाश्रय गुफा है, वहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, और जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है।
तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन करना शुरू करेंगे तो उसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल ऐसे करके बांटा गया है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित भीमबेटका की शैल चित्रकला की गुफाओं से मिलता है। और ये आपके जो अजंता और बाघ की गुफाएं हैं ये आपके ऐतिहासिक ये चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं, जबकि सवाल में पूछा है प्रागैतिहासिक चित्रकला से। चलिए अब हम इस तरह से ये जो है कि पाषाण काल वाले चैप्टर से 4 सवाल थे, हमने चारों सवालों को देख लिया। अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे जहाँ से सवाल पूछा गया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षाओं में। उसमें से चैप्टर का नाम है सैंधव सभ्यता और संस्कृति। तो ये नंबरिंग 3 है, लेकिन उस पर मत जाइएगा। इस चैप्टर का ये पहला सवाल है आपके इस वीडियो में। सिंधु घाटी सभ्यता, एक सेकंड ज़रा देख लें, हाँ वीडियो चल रहा है। देखिए सिंधु घाटी सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। देखिए इसमें विकल्प दिया है और एक से अधिक विकल्प की जानकारी ये जांचना चाहा है आपसे कि है या नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसमें से तो आप नो डाउट अपने नगर नियोजन के लिए हर कोई मारेगा। तो देखिए ऑप्शन ए किस किस में है। ए है आपका 1, 2, उपर्युक्त सभी भी दिया है। तो एक सेकेंड, हाँ तो देखिए इसमें सवाल में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। और विकल्प दिया है कि क्या 1 और 2 केवल सही है या 1, 2, 3 सही है, 2, 3 और 4 सही, उपर्युक्त सभी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, मतलब चारों बातें ही सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जानी जाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इन चारों बातों के लिए जानी जाती है। नगर नियोजन आप जानते हैं, नो डाउट आज भी भारत सरकार सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में जो चीज़ें थी उनको लागू करती है आज भी, मतलब वो रेलेवेंट हैं अपने नगरों को स्थापित करने में। और वहाँ के 2 महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तो थे ही, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनके तथा कारखाना आदि उद्योग संबंधी जो है कि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से यह अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है यह सभ्यता। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता इन चारों चीज़ों के लिए जानी जाती है। अब हम तीसरे प्रश्न से पहले इसी चैप्टर का दूसरा प्रश्न, गलती से डायरेक्ट तीसरे पे हम आ गए थे, तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? देखिए विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में और विशाल अन्नागार, इन दोनों चीज़ों के बारे में सवाल बनता है, इन दोनों तथ्यों से संबंधित। तो जो विशाल स्नानागार है ये पाया गया है आपका, विशाल स्नानागार आपका पाया गया है मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पूरा स्थल पाया गया है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। और अब चलते हैं पहले इस चैप्टर के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल इस चैप्टर का ये था, देखिए सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है। अब दिया है कि एक तरफ हड़प्पा संस्कृति और दूसरी तरफ जिस नदी पर अवस्थित थे। हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थलों के नाम, नो डाउट यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। स्थल, कौन सा स्थल हड़प्पा काल का या सिंधु घाटी सभ्यता का किस नदी के तट पर अवस्थित था, क्योंकि उस समय एक बहुत बेसिक नीड थी कि जो भी नगर बने या जो भी विकास हुआ शहरों का, जगहों का, वो अक्सर नदियों के किनारे थे। और वो चीज़ आज भी आपको देखने को मिलता होगा कि जो शहर नदियों के किनारे हैं उनको कहीं ना कहीं अनेक तरह से फ़ायदा भी मिलता है, तो उस और वो उपयोगी भी हो जाता है बहुत नज़रिए से, इस वजह से। तो वो चीज़ पहले भी था। देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर है पूछा है, सामने दे दिया है भगवा, और कालीबंगा के सामने घग्गर दे दिया है, लोथल के सामने रावी दे दिया है, और रोपड़ के सामने जो है कि सतलज दे दिया है। तो आपका जो हड़प्पा स्थल है ये है आपका किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, और कालीबंगा जो है ये
घग्गर नदी के तट पर है, और लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर है, और रोपण जो है वो सतलज नदी के तट पर है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे मतलब A का 3, और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे मतलब B का 2, A का 3 देख लीजिए। इस तरह से 2 विकल्प आपके पहले ही आउट हो गए, C और D, क्योंकि A का 3 2 ही है, A और B। और B आप मैच करा लेंगे अगर कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है तो आपका इस तरह से देखिए 2 ही अगर आपको आते रहेंगे तो आप ये सवाल सही कर लिए होते। मतलब कि ऑप्शन A सही हो जाएगा, क्योंकि A का 3 रावी और B का 2 घग्गर नदी, C लोथल जो है कि गुजरात में उस समय का महत्वपूर्ण गोदीवाड़ा हुआ करता था, मतलब कि आज का अगर उसे कहें तो पत्तन। और सी ए है भोगवा, और डी रोपड़ जो है, ये रोपड़ है आपका सतलज नदी के तट पर। रोपड़ आई थिंक आपका पंजाब में पढ़ा करता था, रोपड़ पंजाब में है। फिर उसके बाद हम आते हैं, अगला सवाल है हमारा, तीसरा हो चुका है। अब चौथा सवाल है इसी चैप्टर का, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सूरकोटडा। ऐसा ये देखिए, वो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के मुख्य परीक्षा के 2013 में पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पीय स्थल, मतलब ये चारों हड़प्पा के ही हैं, लेकिन कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभक्त था? तो इसमें आपका सही जवाब है सी धौलावीरा। धौलावीरा जो है कि ये गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार था। कैसा था ये? आयताकार था। और इस नगर को 3 भागों में, वो 3 भाग कौन थे? इस नगर के 3 भाग कौन थे? किला, मध्यनगर एवं निचला नगर। कौन 3 भागों में विभाजित किया गया है? किला, मध्यनगर और निचला नगर में इस नगर को जो है कि विभाजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सूचियों का मिलान है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। अब ये हमें लगता है कि उत्खननकर्ताओं से, हाँ, कौन किसकी खुदाई या किसके बारे में कब जानकारी किया था उससे है। तो हड़प्पा का देख लीजिए, एक तरफ दिया है हड़प्पा, फिर दूसरी तरफ है आपका हड़प्पा के सामने दिया है NG मजूमदार को सन के साथ भी। कई बार देखिए, अब यहाँ पे तो सन के साथ दे दिया गया है, कई बार केवल दे देता है कि कौन से स्थल की खुदाई कब हुई। ये खुदाईकर्ता का नाम न दे करके केवल उनका सन पूछ देगा कि किस सन में कौन से हड़प्पी स्थल की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा के सामने NG मजूमदार को दिया है, हस्तिनापुर के सामने जॉन मार्शल को, और तक्षशिला के सामने जो है कि दयाराम साहनी तथा ऐसे करके दे दिया है, राय बहादुर राय एवं दयाराम साहनी होना चाहिए। और कौशाम्बी के सामने दिया है बीबी लाल को। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है आपका, देख लेते हैं कौन कौन सा किसके सामने है। जबकि हड़प्पा हम लोग जानते हैं कि दयाराम साहनी ने कराया था हड़प्पा की खुदाई 1923-24 में। तो हड़प्पा के सामने, हड़प्पा का दयाराम साहनी से मैच कराइए। ए का 3। इस तरह से अगर जिसको एक भी पता रहा होता तो वो इस सवाल का सही जवाब दे लेता। ए का 3 मतलब कि ऑप्शन सी इज राइट है। अब ऑप्शन सी देख लेते हैं, ऑप्शन सी। और इसमें बी का 4 है, बी का 4 मतलब हस्तिनापुर का बीबी लाल ने कराया है 1950-52 में, और हड़प्पा का दयाराम साहनी ने 1923-24 में। 1923-24 और 1924-25 ये दोनों दिया है। तो 1923-24 आप समझ सकते हो उस समय भारत के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में क्या चला था, वही असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लिए थे 1922 में। उसके बाद फिर उन्होंने संरचनात्मक कार्यों पर जोर देने की बात कही, और 1924 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। तो उसी के इर्द गिर्द की ये घटना है, हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कराया था 1923-24 में तथा 1924-25 में। और हस्तिनापुर का आपका बी का 4 देख लीजिए, हस्तिनापुर की खुदाई कराए थे बीबी लाल ने 1950-52 में। तक्षशिला की कराए थे जॉन मार्शल 1913 से 1934 तक, और कौशाम्बी की NG मजूमदार ने। तो ये भी पूछा जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। सभी एक तरफ स्थलों के नाम बना लीजिएगा,
प्रमुख और दूसरी तरफ उनकी खुदाई कराने वाले कौन थे या उनके बारे में जानकारी पता करने वाले कौन थे। तो इसमें तो आपने जान लिया कि हड़प्पा का दयाराम साहनी और हस्तिनापुर का बीबी लाल 1950-52 और तक्षशिला का आपका जॉन मार्शल जी हैं 1913 से 1934। फिर उसके बाद कौशाम्बी के एनजी मजूमदार। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज़ राइट। अब अगला देखिए, ये सवाल पूछा गया था 2016 के समीक्षा अधिकारी में, जो कि ये पेपर रद्द हो गया था। फिर से 2016 समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स हुआ था 2020 में। ये सवाल पूछा गया था, काफ़ी फंसाया था, हम भी इस परीक्षा में बैठे थे। ये सवाल दिया था कि निम्नलिखित सभ्यताओं का, देखिए अभी इस ऐसे ही एक सवाल मध्यपाषाण काल के स्थल में पश्चिम से पूर्व आर्डर लगाने को आया था। अब ये दुनिया की कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के दिया है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ में इसमें दिया है माया एजटेक, मतलब कि सबसे उत्तर में माया सभ्यता है, फिर एजटेक है, फिर मुइस्का है, फिर इंका है, या सबसे उत्तर में माया है, फिर मुइस्का है, फिर इंका है, फिर एजटेक है। देखिए ये सवाल बहुत कम ही लोग सही किए होंगे और ये सवाल रिपीट करने का चांस है, तो आप लोग हूबहू ऐसे उसको याद कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मतलब कि एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। एजटेक सभ्यता जो थी ये मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर, मेसो अमेरिका के अंतर्गत जो है कि मध्य से दक्षिणी मैक्सिको लेकर वहाँ पे कुछ आप जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच देखेंगे कुछ देश हैं जिसे मध्य अमेरिकी देश कहा जाता है। उन देशों में ये सभ्यता जो है कि पाई जाती थी। उन देशों में जो देश हैं वो है मैक्सिको से लेकर के बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ और उत्तरी कोस्टारिका, ये सब जो है कि शामिल हैं, ये सब क्षेत्र। तो वहाँ पे जिस सभ्यता का विकास हुआ था उससे एजटेक कहते हैं। उसके बाद वो सबसे, इन सभ्यताओं में सबसे उत्तर की सभ्यता थी। फिर उसके बाद माया सभ्यता है। एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य एशिया में था। हाँ, एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में। माया सभ्यता का विस्तार जो था ये मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। और उसके बाद मुइस्का का जो है, ये मुइस्का का विस्तार है आपका, मुइस्का सभ्यता का जो विस्तार है वो है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। मुइस्का सभ्यता कहाँ थी विस्तृत? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। जब आप देखेंगे तो एक कोलंबिया नामक देश पड़ता है, उसके पूर्वी भाग में यह सभ्यता विस्तृत थी। और इंका जो सभ्यता थी वो, इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्वीटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक। क्वीटो जो है कि इक्वाडोर की राजधानी है, वहाँ से लेकर के सेंटियागो तक इसकी जो है कि यह इंका सभ्यता जो है कि फैली हुई थी। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण में इन सभ्यताओं के क्रम में हमने देखा, सबसे उत्तर में एजटेक थी, एजटेक के बाद माया, माया के बाद मुइस्का, मुइस्का के बाद इंका। अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ देखिए एजटेक, ये कहाँ का कट किया गया है? हाँ, ये जो देखिए हमने 3 विकल्प आपसे बताए थे वो यहाँ पे आ गया, गलती से लग गया था स्लाइड में। अब देखिए 2 सवाल और बचे हैं, फिर उसके बाद हम क्लास ब्रेक करेंगे, फिर अगली क्लास होगी। देखिए अब अगला सवाल है आपका, अच्छा ये भी आई थिंक हो चुका है, क्योंकि भीमबेटका का हमने बता दिया था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रसिद्ध जो है कि सबसे है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित था। अब आखिरी सवाल है आपका, आखिरी सवाल है हाथी दाँत का पैमाना, हाथी दाँत का पैमाना जो है कि महाद्वीप, इस क्लास का आखिरी सवाल है कि हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में इन चारों जगहों में से कहाँ मिला है, पूछा है सवाल में। और हाथी दाँत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में पूछ रहा है कि कहाँ मिला है, कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में या बनावली में। कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब कि लोथल में।
लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पाई संदर्भ में जो है कि हाथी दाँत का पैमाना लोथल में लोथल से जो है कि मिलता है हाथी दाँत का पैमाना। अब ये किस चीज़ का था जानकारी नहीं है, रहा होगा किसी चीज़ का, बस आप इतना जान लीजिए कि हाथी दाँत का पैमाना मिलता है लोथल से। ये हड़प्पाकालीन स्थल था और लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। और अभी आपने देखा कि लोथल जो है कि किस नदी के तट पर पड़ रहा था। देखिए सवाल कैसे कहीं न कहीं जोड़ करके चीज़ों से पूछा गया है। तो आपने देखा था अभी लोथल जो है कि भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था और लोथल से ही हाथी दाँत का पैमाना मिला है। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। और अगर चैनल पे जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, वो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।